नमस्कार। निवेश की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसने कहा कि शेयर बाजार में जीतने के लिए आपको कोई वॉल स्ट्रीट का विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास शायद उनसे ज्यादा बड़ा हथियार है, आपका अपना रोजमर्रा का अनुभव। आज हम पीटर लिंच के इसी, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार और उनकी निवेश रणनीति की गहराई में उतरेंगे। और ये कोई सिर्फ कहने की बातें नहीं है। बिल्कुल नहीं। पीटर लिंच ने फिडेलिटी मैगलन फंड को, सोचिए, 13 साल तक मैनेज किया और इस दौरान औसतन 29.2% सालाना रिटर्न। 29.2%, ये तो मतलब कमाल के आंकड़े हैं। है ना? तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। लिंच के दिमाग में झांकना है और उनके जो सबसे असरदार विचार हैं उनको एकदम आसान भाषा में समझना है, ताकि हम सब, मतलब जो भी सुन रहे हैं, अपनी निवेश यात्रा में उनका इस्तेमाल कर सकें। और शुरुआत करते हैं इसी सबसे दिलचस्प दावे से कि भाई, आम इंसान के पास वॉल स्ट्रीट के धुरंधरों पर एक बढ़त है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे पहली बार में, लेकिन ये लिंच के पूरे दर्शन का, कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। देखिए, शेयर बाजार की दुनिया अक्सर हमें डरावनी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, लगता है बड़े बड़े फंड मैनेजर ही सब जानते हैं। वही, जो लगता है कि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और विश्लेषक ही कामयाब होते दिखते हैं। लिंच इस सोच को बिल्कुल पलट देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी रोज की जिंदगी, आपकी नौकरी, आपकी शॉपिंग की आदतें, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सब जानकारी सोने की खान हो सकती है। अच्छा। हाँ, बात सिर्फ ये नहीं कि जानकारी है, बात यह है कि आप उस जानकारी को सही नजरिए से देख पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। तो लिंच का ये जो मूल मंत्र है कि आप पेशेवर निवेशकों को हरा सकते हैं, ये असल में काम कैसे करता है? उनका कहना है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही ऐसे शेयर ढूंढे जो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सके, मतलब बहुत अच्छा, जिसे वो मजेदार अंदाज में कहते थे 10 बैगर की तलाश। 10 बैगर यानी 10 गुना बढ़ने वाला स्टॉक। एग्जैक्टली, 10 गुना या उससे भी ज्यादा। सोचिए, आप मॉल जाते हैं और देखते हैं कि किसी एक दुकान, मान लीजिए कोई कपड़ों का ब्रांड है या कोई स्थानीय रेस्टोरेंट चेन, वहां हमेशा भीड़ लगी रहती है। हाँ। या फिर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और देखते हैं कि कोई खास दवा है जो मरीजों पर कमाल का असर कर रही है, बहुत पॉपुलर हो रही है। हाँ, ये तो रोज का अनुभव है। या आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं और आपको अंदर से पता है कि भाई, कंपनी का जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना जबरदस्त है। लिंच कहते हैं कि ये छोटे छोटे जमीनी संकेत आपको वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े विश्लेषकों से महीनों या शायद सालों पहले मिल सकते हैं। और यही सवाल उठता है कि पेशेवर चूक क्यों जाते हैं? मतलब उनके पास तो इतनी रिसोर्स होती है, इतनी टीम होती है। हाँ, यही तो इसकी वजह भी काफी दिलचस्प है। देखिए, बड़े फंड मैनेजर अक्सर सिर्फ बड़ी जानी मानी कंपनियों पर ही फोकस करते हैं। उनका यूनिवर्स लिमिटेड होता है एक तरह से। अच्छा। और वो नियमों और अपनी कंपनी के अंदरूनी नीतियों में बंधे होते हैं। आप सोचिए, अगर कोई फंड मैनेजर किसी छोटी अनजान कंपनी में पैसा लगा दे और खुदा न खास्ता वो डूब जाए, तो उसकी नौकरी जा सकती है। हाँ, ये तो रिस्क है। बिल्कुल, इसलिए वो अक्सर सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं। जहां सब जा रहे हैं वहीं जाते हैं। एक तरह की, क्या कहते हैं, झुंड मानसिकता या ग्रुप थिंक कह सकते हैं इसे। हाँ हाँ, वो झुंड वाली मानसिकता है ना? बिल्कुल, वही ग्रुप थिंक। इसके अलावा उन्हें तो हजारों कंपनियों पर नजर रखनी होती है, जबकि एक आम निवेशक वो अपनी पसंद की कुछ कंपनियों पर गहराई से पूरा ध्यान दे सकता है। तो मतलब उनकी मजबूरी ही हमारी ताकत बन जाती है। बिल्कुल, आप सही समझें। इसी को लिंच स्ट्रीट लैग कहते थे। स्ट्रीट लैग। हाँ, मतलब जमीनी हकीकत और वॉल स्ट्रीट के रिएक्शन के बीच का जो फासला होता है, जो देरी होती है। आम निवेशक के तौर पर आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। आपको किसी इन्वेस्टमेंट कमेटी से मंजूरी नहीं लेनी। अगर आपको किसी कंपनी और उसके बिजनेस पर भरोसा है, उसकी कहानी समझ आ रही है, तो आप फौरन फैसला ले सकते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी या अनसुनी क्यों ना हो। अच्छा। लिंच ने तो खुद भी, कहते हैं, गोल्फ कोर्स पर कैडी का काम करते हुए बड़े कॉर्पोरेट लोगों की बातें सुनकर निवेश के गुर सीखे थे। सिर्फ किताबों से नहीं, उनका जो लिबरल आर्ट्स का बैकग्राउंड था वो उन्हें शायद फाइनेंस वालों से अलग सोचने में मदद करता था। ये दिलचस्प है। ठीक है, तो पहला सबक, अपनी आंखें और कान खुले रखें, मौके हमारे आसपास ही हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरे अहम विचार पर जो इसी से जुड़ा हुआ लगता है। सिर्फ स्टॉक का नाम नहीं, कंपनी को समझें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लिंच इस पर बहुत जोर देते थे कि शेयर खरीदना कोई लॉटरी का टिकट खरीदना नहीं है। आप असल में उस कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हैं। तो ये समझना तो बनता है ना कि कंपनी करती क्या है, पैसा कमाती कैसे है। और उन्होंने इसका एक बड़ा मजेदार टेस्ट भी बताया,
2 मिनट का अभ्यास। हाँ, वो 2 मिनट ड्रिल। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जिसे शेयर बाजार का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मान लीजिए आपकी दादी या कोई दोस्त, उसे सिर्फ 2 मिनट में आसान शब्दों में समझा सकते हैं कि आपने फलां कंपनी का शेयर क्यों खरीदा है, वो कंपनी करती क्या है, पैसा कैसे कमाती है, उसकी तरक्की के लिए क्या चीजें सही होनी जरूरी हैं और सबसे बड़े खतरे क्या हैं? अगर आप समझाते हुए अटक रहे हैं तो लिंच करते थे, शायद आपको और रिसर्च करने की जरूरत है। एकदम सही पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी मशहूर प्रोडक्ट से प्रभावित होकर शेयर खरीद लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत लोकप्रिय स्नैक है और हमने उस कंपनी का शेयर ले लिया। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या वो एक प्रोडक्ट उस विशाल कंपनी की कुल कमाई का इतना बड़ा हिस्सा है कि उसके चलने या न चलने से शेयर की कीमत पर कोई खास असर पड़ेगा। हो सकता है वो प्रोडक्ट कंपनी के लिए बहुत छोटा हो। हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है कि हम जिस चीज से उत्साहित हैं वो कंपनी के लिए ओवरऑल कितनी अहमियत रखती है। और यहीं पर लिंच का एक और महत्वपूर्ण टूल काम आता है, वो है स्टॉक्स को श्रेणियों में बांटना। अच्छा, कैटेगरीज। हाँ, कैटेगरीज। वो कहते थे कि हर स्टॉक को एक ही नजरिए से, एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। उनको समझने और उनसे सही यथार्थवादी उम्मीदें रखने के लिए लिंच ने कंपनियों को मोटे तौर पर 6 श्रेणियों में बांटा है, और ये वर्गीकरण आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मदद करता है। 6 श्रेणियां। ये तो काफी विस्तार से सोचा उन्होंने। क्या हम इन्हें जरा संक्षेप में समझ सकते हैं? कौन सी हैं ये 6? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहली है धीमी गति से बढ़ने वाले, स्लो ग्रोअर्स। हाँ, ये बड़ी स्थापित कंपनियां हैं जो अब तेजी से नहीं बढ़ रही, जैसे बड़ी यूटिलिटी कंपनियां या शायद कुछ पुरानी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां। ये अक्सर अच्छा डिविडेंड देती हैं, इनमें जोखिम कम होता है, तो रिटर्न भी आमतौर पर कम ही रहता है। ठीक है, स्टेबल पर स्लो। दूसरी है दिग्गज, स्टालवर्ट्स। स्टॉलवर्ट्स। जी, ये भी बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं, जैसे आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले या कोई बड़ा प्राइवेट बैंक। इनसे आप मोटा मोटी 10-12% सालाना वृद्धि की उम्मीद रख सकते हैं। ये मंदी के समय में सुरक्षा देती हैं, लेकिन हाँ, ये आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनाएंगी। तो ये दोनों श्रेणियां थोड़ी सुरक्षा के लिए अच्छी हैं, पोर्टफोलियो को स्थिरता देने के लिए। आगे क्या है? तीसरी, और ये लिंच की पसंदीदा श्रेणियों में से एक थी, है तेज गति से बढ़ने वाले, फास्ट ग्रोअर्स। फास्ट ग्रोअर्स, यहां मजा आएगा शायद। हाँ, यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन होता है। ये अक्सर छोटी नई कंपनियां होती हैं जो सालाना 20-25% या उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकती हैं। यहीं पर वो 10 बैगर्स मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना है कि इनमें जोखिम भी सबसे ज्यादा होता है। ये तेजी से ऊपर जाती हैं तो नीचे भी आ सकती हैं। समझ गया। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। चौथी कौन सी है? चौथी है चक्रीय, साइक्लिकल्स। साइक्लिकल्स। हाँ, इनकी किस्मत अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के साथ ऊपर नीचे होती है। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां, सीमेंट, मेटल्स, एयरलाइन कंपनियां। जब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है तो ये बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन मंदी में इनकी हालत खराब हो जाती है। तो इनमें तो टाइमिंग बहुत जरूरी होगी, कब खरीदें कब बेचें। बिल्कुल, इनमें सही समय पे घुसना और सही समय पे निकलना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगाना पड़ता है एक तरह से। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि लिंच बाजार का अनुमान लगाने को मना करते थे। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना, पर लिंच का मतलब यहाँ पूरे शेयर बाजार की भविष्यवाणी करने से नहीं था। उनका मतलब था कि अगर आप चक्रीय स्टॉक चुन रहे हैं तो आपको उस खास इंडस्ट्री के चक्र को समझना होगा। अच्छा, इंडस्ट्री का साइकिल। हाँ, जैसे ऑटो इंडस्ट्री कब बूम पर होती है, कब स्लो डाउन में जाती है। आपको मंदी के अंत के आसपास खरीदना होता है, और तेजी जब चरम पर पहुंच रही हो तब बेचने के बारे में सोचना होता है। ये मुश्किल है, मैं मानती हूँ, पर चक्रीय स्टॉक्स के लिए जरूरी है। ठीक है, समझ गया। पांचवी कैटेगरी? पांचवी है काया पलट वाले, टर्न अराउंड्स। टर्न अराउंड्स। जी, ये वो कंपनियां हैं जो किसी बड़ी मुश्किल से जूझ रही थीं, शायद दिवालिया होने के कगार पर थीं, लेकिन अब उनमें वापसी की, काया पलट की उम्मीद दिख रही है। जैसे शायद किसी भारी कर्ज में डूबी कंपनी का मैनेजमेंट बदल जाए, वो अपने कुछ लॉस वाले बिजनेस बेच दे और धीरे धीरे पटरी पर आने लगे। इनमें बहुत जोखिम होता है, बहुत ज्यादा, लेकिन अगर ये चल गई तो मुनाफा भी बहुत बड़ा हो सकता है। ये तो बहुत ही स्पेक्युलेटिव लगता है। ये सबके लिए नहीं है। और आखिरी, छठी कैटेगरी। हाँ, छठी है छिपी संपत्ति वाले, एसेट प्लेज। एसेट प्लेज मतलब?
मतलब इन कंपनियों के पास कुछ ऐसी कीमती चीज होती है, जैसे बहुत सारी जमीन या बहुत सारा कैश या कोई कीमती ब्रांड या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी असली कीमत उनके शेयर के दाम में झलक नहीं रही होती। अच्छा। उसे अंडरवैल्यूड कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से। बाजार उस छिपी हुई संपत्ति को नजरअंदाज कर रहा होता है। इन्हें ढूंढना मुश्किल होता है, पर लिंच मानते थे कि ये आम निवेशक के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेशेवर विश्लेषक शायद इन्हें भी नजरअंदाज कर रहे हो। वाह। तो ये 6 श्रेणियां, ये हमें स्टॉक्स को बिल्कुल अलग-अलग नजरिए से देखने में मदद करती हैं। मतलब एक ही साइज सबको फिट नहीं होता, ये बात साफ है। एकदम। अब सवाल ये है कि इन श्रेणियों में सबसे अच्छे, मतलब लिंच के शब्दों में, वो परफेक्ट स्टॉक कैसे ढूंढे। और यहां पर मुझे याद है लिंच फिर से चौंकाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि परफेक्ट स्टॉक अक्सर उन कंपनियों के होते हैं जिनका बिजनेस, सच कहूं तो, उबाऊ लगता है। उबाऊ, बोरिंग। हाँ, बोरिंग। या फिर जिनका नाम बड़ा अजीब सा हो या एकदम नीरस हो, जैसे कोई कंपनी जो सिर्फ कब्रिस्तान मैनेज करती हो, या इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट करती हो, या मान लीजिए सिर्फ नट बोल्ट बनाती हो। नट बोल्ट, लेकिन क्यों उबाऊ क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। सोचिए, उबाऊ बिजनेस अक्सर समझने में आसान होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा गला काट कंपटीशन भी कम होता है, और सबसे बड़ी बात, वॉल स्ट्रीट के जो ग्लैमरस एनालिस्ट होते हैं ना, हाँ, वो ऐसी कंपनियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो तो अगली बड़ी टेक्नोलॉजी क्रांति या किसी हॉट फार्मा स्टॉक के पीछे भागते रहते हैं। अच्छा। तो क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा, हाँ, नतीजा ये होता है कि ऐसी उबाऊ लेकिन स्थिर और मुनाफा कमाने वाली कंपनियां अक्सर आपको सस्ते दाम पर मिल सकती हैं, अंडरवैल्यूड। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब जहां ग्लैमर नहीं, वहां वैल्यू हो सकती है। और क्या गुण देखते थे लिंच एक अच्छे स्टॉक में? कुछ और दिलचस्प चीजें भी थीं, जैसे वो देखते थे कि संस्थागत स्वामित्व कम हो। मतलब बड़े फंड्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने, इंश्योरेंस कंपनियों ने उसमें ज्यादा पैसा न लगाया हो। इसका मतलब होता था कि ये शेयर अभी खोजा नहीं गया है, अभी इसमें दम बाकी है। फिर अंदरूनी खरीद, इनसाइडर बाइंग, ये लिंच को बहुत पसंद था। अगर कंपनी के मालिक, डायरेक्टर्स, बड़े अधिकारी खुद अपनी ही कंपनी के शेयर बाजार से खरीद रहे हैं, तो ये जबरदस्त भरोसे का संकेत है। उनको तो कंपनी के भविष्य के बारे में हमसे ज्यादा पता होता है ना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सिग्नल है। बिल्कुल। और एक चीज, शेयर बायबैक, जब कंपनी बाजार से अपने ही शेयर वापस खरीदती है, ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। एक तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि उनका शेयर सस्ता है, अंडरवैल्यूड है, और दूसरा, इससे बाजार में शेयर कम हो जाते हैं तो प्रति शेयर कमाई, ईपीएस बढ़ जाती है। ओके। वो ऐसी कंपनियों को भी पसंद करते थे जिनकी अपने बाजार में खास जगह हो, मतलब वो अपने छोटे से बाजार के राजा हों, जैसे किसी खास तरह का केमिकल बनाने वाली शायद इकलौती कंपनी हो। ऐसी कंपनियों का दबदबा होता है। और हाँ, लिंच स्पिन ऑफ को भी बहुत पसंद करते थे। स्पिन ऑफ वो क्या होता है? जब कोई बड़ी कंपनी अपने किसी डिवीजन या हिस्से को अलग करके एक नई स्वतंत्र कंपनी बना देती है। लिंच का मानना था कि अक्सर ये नई आजाद कंपनियां ज्यादा फोकस के साथ काम करती हैं और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती हैं। अच्छा, तो ये सारे गुण एक तरह से इशारा करते हैं कि उन जगहों पर देखो जहां आमतौर पर लोग नहीं देख रहे। एकदम सही। छिपे हुए हीरे अक्सर वही मिलते हैं जहां भीड़ नहीं होती। लेकिन ये भी बताइए कि किन चीजों से बचना चाहिए, कौन से स्टॉक्स लिंच को पसंद नहीं थे। हाँ, ये भी जरूरी है। लिंच साफ कहते थे जो स्टॉक बहुत ज्यादा चर्चित हो, हॉट स्टॉक जिसे कहते हैं, जिसकी बातें हर टीवी चैनल पर, हर अखबार में, हर पार्टी में हो रही हों, उससे जरा दूरी रहें। क्यों? क्योंकि अक्सर जब तक बात आम निवेशक तक पहुंचती है, तब तक देर हो चुकी होती है, दाम बहुत बढ़ चुका होता है। और दूसरा, वो ऐसी कंपनियों से बचने को कहते थे जो अपने मुख्य बिजनेस से भटककर हर तरह के अनाप शनाप असंबद्ध धंधों में घुसने लगती हैं। अच्छा, मतलब एक जूता बनाने वाली कंपनी अचानक होटल खोलने लगे? हाँ, कुछ वैसा ही। लिंच इसे मजाक में डाइवर्सिफिकेशन नहीं बल्कि डाइवर्सिवर्सिफिकेशन कहते थे। डाइवर्सिवर्सिफिकेशन। हाँ, क्योंकि इससे अक्सर कंपनी का फोकस बिगड़ जाता है, मैनेजमेंट का ध्यान बढ़ जाता है और कंपनी को नुकसान होता है। ये बात भी ध्यान रखने वाली है। खतरों से आगाह करना भी जरूरी है। चलिए अब वो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं जिसका सामना हर निवेशक करता है, कभी ना कभी। बाजार का क्या होगा? ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा? क्या ये निवेश करने का सही समय है? ये $1 मिलियन सवाल, और लिंच का इस पर जवाब बड़ा सीधा और सपाट होता था।
ये सवाल पूछना ही बंद कर दीजिए। क्या बात कर रही हैं? पूछना ही बंद कर दें? हाँ, उनका साफ मानना था कि बाजार कब ऊपर जाएगा, कब नीचे गिरेगा, इसका अनुमान लगाना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। कोई नहीं कर सकता, बड़े बड़े दिग्गज इसमें फेल होते हैं, तो आम निवेशक क्यों अपनी ऊर्जा इसमें बर्बाद करें? तो फिर ध्यान कहाँ दें अगर बाजार को नहीं देखना है तो? कंपनी पर, कंपनी के फंडामेंटल्स पर, खासकर एक चीज पर, और इसे लिंच बार बार दोहराते थे, कमाई कमाई कमाई। अर्निंग्स। बिल्कुल। क्या कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है? क्या उसकी बिक्री बढ़ रही है? लंबे समय में शेयर की कीमत आखिरकार कंपनी की कमाई के पीछे पीछे ही चलती है। अगर कंपनी लगातार ज्यादा कमा रही है तो देर सवेर शेयर का दाम बढ़ेगा ही, चाहे बाजार में रोज कुछ भी उथल पुथल क्यों ना हो रही हो। अच्छा, तो मतलब न्यूज़ में जो बाजार का शोर चलता रहता है उसे इग्नोर करें? काफी हद तक, हाँ। अपना फोकस कंपनी की सेहत पर रखें। और यहीं पर शायद वो पीई अनुपात जैसी चीजें काम आती होंगी। उसे आम निवेशक के लिए आसान शब्दों में कैसे समझें? पीई रेशियो। हाँ, पीई यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ये बहुत उपयोगी है अगर सही से समझें तो। ये बस ये बताता है कि बाजार यानी निवेशक लोग कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, मान लीजिए किसी शेयर का दाम अभी 100 रुपए है और वो कंपनी हर शेयर पर साल में 10 रुपए कमाती है, जिसे ईपीएस कहते हैं। हाँ। तो 100 को 10 से भाग दीजिए, पीई हुआ 10। ठीक है, 10 का पीई। तो ये अच्छा है या बुरा? यही लिंच का एक बड़ा आसान सा नियम काम आता है। वो कहते थे कि किसी अच्छी बढ़ती हुई कंपनी का पीई मोटे तौर पर उसकी सालाना कमाई की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट के आसपास होना चाहिए। पीई इज इक्वल टू ग्रोथ रेट। लगभग। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी कमाई हर साल 15% की दर से बढ़ रही है, तो उसके लिए 15 का पीई ठीक माना जाएगा, वाजिब। अगर उसी कंपनी का पीई सिर्फ 8 है तो ये इशारा है कि शायद शेयर सस्ता है, अंडरवैल्यूड है। और अगर पीई 30 है जबकि ग्रोथ 15% ही है? तो लिंच कहते थे, सावधान, शायद शेयर महंगा है, बाजार उससे जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा बैठा है। ये तो काफी सीधा साधा उपयोगी नियम लगता है। हाँ, ये एक शुरुआती अच्छा पैमाना है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये याद रखना जरूरी है। अलग अलग इंडस्ट्री और कंपनी की कैटेगरी के हिसाब से पीई अलग अलग होते हैं। जैसे एक स्लो ग्रोअर का पीई कम होगा, फास्ट ग्रोअर का ज्यादा हो सकता है। और बहुत ज्यादा पीई अक्सर खतरे की घंटी होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि बाजार बहुत ज्यादा शायद अवास्तविक उम्मीदें लगा बैठा है, और अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो शेयर बुरी तरह गिर सकता है। इसलिए पी के साथ साथ कंपनी पर कर्ज कितना है, उसके पास कैश कितना है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये सब देखना भी जरूरी है। समझ गया। और लिंच की वो बड़ी मजेदार कॉकटेल पार्टी थ्योरी भी थी शायद बाजार के मूड को लेकर, वो क्या थी? हाँ, वो उनका एक मजेदार ऑब्जर्वेशन था। वो कहते थे कि बाजार के मूड को भांपने का एक तरीका है कॉकटेल पार्टियों में जाना। कॉकटेल पार्टियों में कैसे? वो कहते थे कि जब आप किसी पार्टी में जाएं और देखें कि लोग बोरिंग डॉक्टर या डेंटिस्ट से बात करने की बजाय आपके चारों ओर झुंड बना के आपसे स्टॉक टिप्स मांग रहे हैं। हाँ। और हर दूसरा इंसान आपको बता रहा हो कि उसने फलाने स्टॉक में कैसे चुटकियों में पैसा बनाया है, तो समझ लीजिए कि बाजार शायद जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुका है। बुल मार्केट शायद अपने चरम पर है और अब सावधान होने का वक्त आ गया है। ये तो बढ़िया इंडिकेटर है। हाँ, पर ध्यान रहे, ये सिर्फ एक मजेदार ऑब्जर्वेशन है। निवेश का फैसला इस पर नहीं लेना चाहिए। सही बात है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि बाजार के रोज के शोर पर ध्यान ना दें, कंपनी पर फोकस करें, उसकी कमाई पर फोकस करें। बिल्कुल, यही मूल मंत्र है। कंपनी में निवेश करें, बाजार में नहीं। और ये सोचें कि कंपनी अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकती है। क्या वो दाम बढ़ा सकती है? क्या वो अपनी लागतें कम कर सकती है? क्या वो नए बाजार में जा सकती है? क्या वो ज्यादा माल बेच सकती है या अपने घाटे वाले बिजनेस बंद कर सकती है? अगर मैनेजमेंट ये सारे काम ढंग से कर रहा है तो लंबे समय में निवेशक को फायदा होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हमने पीटर लिंच के मुख्य विचारों को काफी गहराई से और आसान तरीके से समझाएं। तो चलिए इस पूरी चर्चा का एक बार सार निकाल लेते हैं। लिंच से हमने सीखा, पहला, अपनी बढ़त पहचानें और इस्तेमाल करें। आपकी रोजमर्रा की जानकारी, आपका अनुभव, वो सोने की खान हो सकती है। जो आप जानते हैं
उसमें निवेश करें। दूसरा, कंपनी को समझें। स्टॉक सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं है, ये एक बिजनेस में हिस्सेदारी है। वो 2 मिनट वाला टेस्ट जरूर पास करें। बिल्कुल। तीसरा, स्टॉक्स को श्रेणियों में बांटकर सोचें। हर स्टॉक अलग होता है, तो उनसे उम्मीदें भी अलग रखें। स्लो ग्रोअर से 10 बैगर की उम्मीद ना करें। सही। चौथा, उबाऊ में सुंदरता देखें। परफेक्ट स्टॉक अक्सर वहीं छिपे होते हैं जहां ग्लैमर नहीं होता, जहां कोई देख नहीं रहा होता। हाँ। पांचवा, कमाई पर फोकस करें। लंबे समय में शेयर की कीमत कंपनी की कमाई के पीछे ही चलती है। पीई को ग्रोथ रेट से मिलाकर देखें। कमाई कमाई कमाई। और छठा, बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश से बचें। अपना समय और ऊर्जा कंपनी को समझने में लगाएं, न कि ये अनुमान लगाने में कि बाजार कल कहां जाएगा। लिंच की ये सारी बातें आम निवेशक को सच में ताकत देती हैं। ये बताती हैं कि सफल होने के लिए आपको किसी सीक्रेट फॉर्मूले या अंदरूनी जानकारी की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है सामान्य ज्ञान की, थोड़ी मेहनत की और शायद सबसे बढ़कर धैर्य की। और मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल के साथ शायद आज की बात खत्म करना चाहूंगी। लिंच ने निवेश से जुड़ी कई आम भावनात्मक गलतियों का भी जिक्र किया है। हम सब करते हैं वो गलतियां, जैसे अरे ये स्टॉक इतना गिर गया, अब और क्या गिरेगा, या जब तक मेरा खरीदा हुआ भाव वापस नहीं आएगा मैं बेचूंगी नहीं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। तो क्या असली बढ़त, असली एज सिर्फ ये जानने में नहीं है कि क्या खरीदना है, बल्कि ये जानने और अमल करने में भी है कि इन भावनाओं के जाल से, इन गलतियों से कैसे बचा जाए। क्या पता सबसे बड़ा एज तो हमारा अपना अनुशासन और हमारा धैर्य ही हो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ज्ञान के साथ साथ स्वभाव भी उतना ही जरूरी है। तो सुनने वालों के लिए भी यह एक विचार है। सोचिए, आपकी नौकरी, आपके शौक, आपके आसपास की दुनिया में ऐसी कौन सी खास जानकारी या समझ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, जो आपका एज बन सकती है। आज से अपनी दुनिया को जरा एक निवेशक की नजर से देखना शुरू कीजिए। क्या पता अगला 10 बैगर आपकी आंखों के ठीक सामने ही आपका इंतजार कर रहा हो। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।